हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हम स्टडी कर रहे हैं। और आज कंटिन्यूटी में इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 8 है। ठीक, तो इससे पहले हमने 7 पार्ट्स कर लिए हैं। पिछले वीडियो में आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और ग्लिसराइड्स क्या होते हैं। तो आज हम उसी जानकारी के आधार पर हम समझेंगे सोप मैन्युफैक्चर वाला जो है टॉपिक। तो डायरेक्टली इसको समझना मुश्किल था, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पिछला वीडियो आप बहुत ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है सोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर सोप्स, हाउ आर दे प्रिपेयर्ड, बनते कैसे हैं, सेपोनिफिकेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेन देयर स्ट्रक्चर एंड क्लींसिंग एक्शन। सोप जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे सफाई करते हैं वो समझाना है, उनके डिसएडवांटेजेस, भाई फायदे तो यही हैं लेकिन नुकसान भी हैं, वो नुकसान क्या, क्या कमियां रह जाती हैं, ठीक, वो लिखना है। चलिए, सोप का डेफिनेशन क्या है बच्चों, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सोप क्या होते हैं, सोडियम अथवा पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के। अब ये फैटी एसिड्स क्या बोला है, तो ये नीचे मैंने लिख के बताया। फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कम से कम 4 या 4 से ज्यादा 28 तक कार्बन एटम हो सकते हैं और टोटल कार्बन के एटम्स की जो संख्या है वो इवन ही होनी चाहिए। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग 4 to 28 कार्बन एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इवन इन नंबर। ठीक है, और ये जो एसिड्स होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड। इन दो टर्म्स का मतलब मैं समझा चुका हूं। कार्बन चेन में अगर सारे सी 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 सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सैचुरेटेड हो गया, और एक भी डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड में नॉर्मली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन उसकी संख्या कम होती जाएगी। एक डबल बॉन्ड आते ही 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं अगल बगल वाले कार्बन से। ठीक, अब प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो प्रिपेयर करने के लिए बच्चों रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए हमको वेजिटेबल ऑयल, और वेजिटेबल ऑयल्स में जो फैट्स होते हैं, फैट्स एक्चुअल में ट्राई एस्टर्स होते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं। मैं बता चुका हूं पहले पिछले वीडियो में प्रिपरेशन कैसे होता है, दे आर प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। मैं बता चुका हूं एस्टर को तोड़ने का तरीका जो होता है हाइड्रोलिसिस होता है। बेस डाल के तोड़ सकते हैं, एसिड डाल के तोड़ सकते हैं, पानी डाल के तोड़ सकते हैं। बेस डाल के तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स को तोड़ते हैं एल्कली डाल के, तो NaOH या KOH डाल के तोड़ते हैं। किसके, दे आर प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। और किसके एस्टर्स हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स, और इन एस्टर्स को ग्लिसराइड कहा जाता है। इसका प्रिपरेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ट्राइग्लिसराइड, ट्राई एस्टर, ये नाम है इनके, इनको फैट्स भी बोल सकते हैं। और इसी प्रक्रिया में सोप बनता है हमारा। ठीक है, और सोप बनाने की इस विधि को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड्स, यही कहलाता है सेपोनिफिकेशन। और ये ग्लिसराइड जो होते हैं फैट्स, ये नेचुरली पाए जाते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, जो प्लांट से मिलने वाले, प्लांट के बीजों में जो तेल मिलते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, कोई भी तेल, बीज, रुई का बीज होता है, कॉटन सीड ऑयल हो गया, जो सस्ते तेल होते हैं, चीप ऑयल्स, उसको हम नॉर्मली यूज करते हैं सोप बनाने के लिए। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फैटी एसिड में बता चुका हूं 4 से 28 कार्बन वाले या इवन संख्या में जो कार्बन एटम्स होते हैं टोटल, उनके जो एसिड्स होते हैं, और अंत में COH ग्रुप होना चाहिए। तो COOH ग्रुप का कार्बन तो एक ये लेना है और साथ में एक एल्किल ग्रुप लगेगा। और मैं बता चुका हूं कि एल्किल ग्रुप जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन लेंगे ना उसका डबल से एक अधिक हाइड्रोजन। अब जैसे मान लो कार्बन 15 है, तो यहां मैं ऑड ही लूंगा, कार्बन ये ऑड और एक कार्बन ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इवन हो जाएंगे। तो यहाँ ऑड संख्या में लेने, तो मैंने कुछ बड़े बड़े ले लिए, 15 ले लिया सपोज, तो C15 है, तो 15 का डबल कितना हो गया 32, सॉरी 15 का डबल 30, तो 30 से एक एक्स्ट्रा 31, तो C15H31 COOH। ये 15 कार्बन हमारे एल्किल ग्रुप में, P फॉर 15, P फॉर पामेटिक एसिड, S फॉर 17 स्टेरिक एसिड, 17S 17 याद रहेगा। ओलिक एसिड में भी 17, लिन ओलिक एसिड में भी 17, 17 वाले 3 है। अब इन तीनों में क्या फर्क है समझेंगे। स्टेरिक एसिड जो होता है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एस सैचुरेटेड है ये। तो देखो सैचुरेट का फॉर्मूला कैसे होगा, जितने भी हमारे कार्बन है उसके डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन लेना। तो कार्बन 17 है तो 17 का डबल कितना हो गया 34, 34 से एक ज्यादा 35, तो C17H35, तो एल्किल ग्रुप हो गया, और COH, तो 17 और एक 18 कार्बन हो गए, इवन संख्या में हो गया, तो ये हो गया स्टीयरिक एसिड। अब ओलिक एसिड जो होता है स्टीयरिक एसिड से बनता है। स्टीयरिक एसिड में दो जो लगातार कार्बन है कहीं पे भी बीच में, उसमें एक जगह पर डबल बॉन्ड आ गया सिंगल की जगह, तो जो फालतू डबल बॉन्ड आ गया तो अगल बगल के कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कम हो जाता, तो 35 की जगह 2 कार्बन कम कर देंगे 33, बाकी सेम टू सेम, तो C17H33COH, ये हो गया ओलिक एसिड।
तो स्टीयरिक, ओलिक, लिनोलिक में सब में कार्बन संख्या 17 ही है। स्टीयरिक में सैचुरेटेड है, S फॉर स्टीयरिक, S फॉर सैचुरेटेड, S फॉर 17। ठीक। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड आते ही 2 हाइड्रोजन कम हो गए। लिनओलिक एसिड में एक और डबल बॉन्ड आ गया, तो टोटल डबल बॉन्ड 2 हो गए। तो अब ओलिक में 33 हाइड्रोजन थे, एक और डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, तो ये 31 आ गया। समझ में आ गया? तो इन तीनों को ऐसे बना लेंगे। तो ये देखो सैचुरेटेड है और ये ओलिक, लिनओलिक दोनों अनसैचुरेटेड। अब इनमें भी कैसे पता लगेगा, गड़बड़ ना करें। तो जिसका स्पेलिंग छोटी है, छोटी स्पेलिंग वाले में एक बॉन्ड है और बड़ी स्पेलिंग वाले में 2 डबल बॉन्ड है। समझेगा? जैसे एक डबल बॉन्ड होगा तो 2 हाइड्रोजन कम कर देना, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे टोटल। ठीक। इसी प्रकार से लॉरिक एसिड, ये सैचुरेटेड है, इसमें टोटल कार्बन 12 होंगे, तो 12 में से एक तो COH ग्रुप में आ गया और बाकी 11 इधर रहेंगे, तो C11। अब 11 है तो डबल से एक ज्यादा, 11 का डबल 22, 22 से एक ज्यादा 23, तो C11H23 COOH। ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा। समझ में आ गया? ध्यान देना। तो ये सारे के सारे एसिड्स बच्चों हैं, ये हैं फैटी एसिड्स। तो मैंने एक दो का स्ट्रक्चर बनाया, लाइन डायग्राम, एक लाइन डायग्राम, एक मॉलिक्यूलर डायग्राम, दोनों समझ लेंगे। मैंने पहला बनाया देखो स्टीयरिक एसिड, ये वाला C17H35। अब ध्यान देना, एंड पे जो होता है ना, एंड पे जैसे ही मैंने ये ऐसे टर्न्स मारे हुए हैं ना, यहाँ पे शार्प टर्न्स है, तो ये कार्बन है। तो देखो ये एक कार्बन, मैं कार्बन गिनवा रहा हूं आपको, 17 कैसे आते हैं ये। ठीक है, स्टीयरिक एसिड में। और 17 तो ये और COH का एक ये C, तो टोटल मिला के 18 कार्बन हो गए। तो लिखा C18, तो 18 कैसे आता है देखेंगे। यहां से चालू करते हैं, एंड पे एक कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। 18वें कार्बन में C डबल बॉन्ड O, फिर OH। समझ में आ गया? तो 18 कार्बन हो गए और लास्ट में OH लगा हुआ है। इसी प्रकार से इसमें पामेटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन, देखो फर्स्ट वाला जो बताया ना ये, तो क्योंकि C15 है और क्या जाएगा, ये देखिए C15H31, तो ये 15 कैसे आएंगे, यहां से चालू करते हैं एंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और एक ये 16 ये वाला हो गया, ये वाला 16, तो 15 और एक 16 होना चाहिए ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 आ गया टोटल। तो इवन संख्या में पामेटिक एसिड हो गया। तो हम इसका लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं, आपको ऐसा समझ में आ रहा है ऐसा? ठीक है, अदरवाइज अभी इसमें मैंने सिर्फ कार्बन दिखाया। अब ये एंड पे जो कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 ही हाइड्रोजन, ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन 2, बीच वाले जितने भी कार्बन सबके पास 2 2 2 2 2 हाइड्रोजन है, एंड पे 3 है, और ये लास्ट में C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है ये? तो ये लाइन डायग्राम हो गया इसका। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम हो गया। अभी इन्हीं दोनों एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये रहा बच्चों। अब यहाँ पे देखो, जो ग्रे कलर में एटम है वो हाइड्रोजन एटम है, रेड कलर में ऑक्सीजन है और ग्रीन कलर में कार्बन है। समझ में आ गया? तो कार्बन की चेन मैंने बताया था, पामेटिक एसिड में टोटल कितने थे, 16। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने होगा पामेटिक एसिड में, 16 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये एक इन्होंने एक्स्ट्रा दिखा दिया, गलती से एक एक्स्ट्रा दिखा दिया, टोटल 16 ही होने चाहिए इसमें। ठीक है, पामेटिक एसिड में। अब 16 में से क्या एंड पे कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। तो देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, दिख गया ये 3 हाइड्रोजन है, और हर एक बीच वाले जो कार्बन है उसमें 2 2 जुड़ेंगे। तो देखो ऊपर नीचे 2 2 2 2 2 2 2 हो गया, और बीच में देखो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सैचुरेटेड है ये। ठीक है, और एंड में देखो जो कार्बन है उसमें C डबल बॉन्ड O, रेड वाला O और फिर एक H। तो सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हर कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया वैलेंसी के अनुसार, ऑक्सीजन ने 2 बना लिया, इसने डबल यहां बना लिया, इसने सिंगल बना लिया, हाइड्रोजन ने यहां 1 बनाया। ठीक है, तो ये हमारा जो गोले में दिखाई है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH। ठीक है, ओके। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पामेटिक एसिड का। स्टीयरिक एसिड का ऐसे ही है। अब स्टीयरिक एसिड में बच्चों शुरू के जो 10 कार्बन है, टोटल कार्बन इसमें 18 होंगे, 18 में से 10 कार्बन के बाद में डबल बॉन्ड आ गया। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड इधर बनाया, 2 इधर बना दिया, 2 और 1 3 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आएगा, नीचे से एक हाइड्रोजन हट गया, जैसे ऊपर दोनों तरफ था ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है भाई, इस कार्बन ने इधर एक बना रखा है, इधर एक बना रहा है, 2 बना रखे हैं बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसने भी 2 बना रखे तो 2, तो हर एक कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन हैं, इस कार्बन ने टोटल 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इधर और 1 इधर, 3 हो गए, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, इसने भी 3 बना लिए, 1 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, वो 2 हाइड्रोजन कम इसके स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया? और अगर एक और डबल बॉन्ड आ जाता है लिनोलिक एसिड में, तो और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे नीचे से। समझ में आ गया? तो एक डबल बॉन्ड आते ही 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, ये ओलिक एसिड है। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम। ठीक है कि नहीं? क्या चलिए
मैं बता चुका हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ एस्टर इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनता है एस्टर, इसको वापस एसिड और अल्कोहल में तोड़ देना, ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस। और ये में एल्कली डाल के तोड़ेंगे तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं प्रिपरेशन जो है सोप का वो कैसे होता है। तो मैं ऊपर बता चुका हूँ सोप कैसे बनते हैं। सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ग्लिसराइड जो होते हैं ना उसमें एल्कली डाल के उसको तोड़ते हैं। एल्कली डाल के तोड़ेंगे तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। ग्लिसरॉल ऐसा कैसे मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एल्कली के साथ में बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट और एक वाटर बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जो सॉल्ट होता है वही हमारा ये सोप है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है फैटी एसिड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे सोडियम सॉल्ट मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं। यहां मैं ले रहा हूं बच्चों स्टीयरिक एसिड। कौन सा ले रहा हूं मैं? स्टीयरिक एसिड ले रहा हूं। तो मैंने स्टीयरिक एसिड का ग्लिसराइड ले लिया, ये वेजिटेबल ऑयल में मौजूद होगा। और स्टीयरिक एसिड का जो एस्टर है मैंने बता दिया 18 कार्बन होंगे टोटल। देखो 17 तो ये रहा और एक ये रहा सी। तो सी ये ग्लिसरॉल था, तो ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जो स्टीयरिक एसिड है उसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके ये एस्टर बना देंगे CH2। मैंने बताया था अल्कोहल से तो OH ग्रुप चला जाएगा और एसिड से C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O और H, तो H चला गया खाली। तो अल्कोहल का OH गया और इसका सिर्फ एक H गया, तो बीच में 2 और रह जाएंगे। तो CH2O, C डबल बॉन्ड O, C17H35। तो ये स्टीयरिक एसिड था। फॉर्मूला मैंने भी दिखाया था C17H35COOH। तो C17H35 ये C डबल बॉन्ड O और एक H और था, तो वो H जो है वो और इस अल्कोहल का OH निकल के वाटर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये हमारा ग्लिसराइड है, ठीक है। ये स्टीयरिक एसिड का ग्लिसरॉल के साथ ग्लिसराइड है, ये वेजिटेबल ऑयल में मिलेगा। अब यहाँ पे 3 एस्टर बॉन्ड है, 1 2 3, ट्राई एस्टर है ये। तो हमको क्या करना है, ये कैस्टर ऑयल में मौजूद है। ये किसमें होता है? अरंड का तेल जो होता है, ये खाने का तेल नहीं, कड़वा होता है, इसको हम यूज कर लेते हैं सोप बनाने के लिए। जो खाने के तेल नहीं होते वो ले लेते हैं। NaOH डालेंगे, बॉईल करेंगे स्ट्रांगली। तो बॉईल करने से NaOH इसका रिएक्ट करेगा, टूटेगा। एस्टर टूट करके जो वेजिटेबल ऑयल है ये एस्टर ही है। एस्टर टूट करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल तो ग्लिसरॉल ही बनने वाला है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे तीनों पे ये बॉन्ड टूटेगा, एस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे OH 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 लगने वाला है। तो अल्कोहल तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे C17H35 C डबल बॉन्ड O OH, ये तीनों जगह HS लग जाएगा इनके साथ। तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे फैटी एसिड के। ये एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, बेस है ना, एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे C17H35 C डबल बॉन्ड O H हटके यहाँ पे Na आ जाएगा और H इसके साथ OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। समझ में आ गया? तो देखो क्या बनेगा, C17H35 COONA, ये रहा C17H35 COONA। 3 मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि एक ये बॉन्ड टूटेगा एस्टर का, एक ये टूटेगा, एक ये टूटेगा। इधर से बनेगा एक सोप मॉलिक्यूल, इधर से एक, इधर से एक। और क्योंकि 3 बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो यहाँ 3 NaOH लिया हमने। तो एक Na इधर काम आने वाला है, एक Na इधर काम आने वाला है, एक Na इधर काम आने वाला है। तो पहले एसिड ही बनेगा, वो एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, विल गेट दिस सॉल्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली वाटर बनेगा। पानी के घोल में दोनों चीजें मिलेंगी। ग्लिसरॉल जो होता है वो पानी से भारी होता है, उसको डिस्टिल करके निकाल लेते हैं। और सोप जो होता है वो घुले हुए कंडीशन में वाटर में मिलेगा। और सॉल्युबल स्टेट से उसको इनसॉल्युबल स्टेट में करने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए उस पानी में हम, अच्छा सोप बहुत आसानी से पानी में घुलता नहीं है बच्चों, सस्पेंशन बना लेता है। तो अगर उस सॉल्यूशन में हम अगर जो है खूब सारा नमक डाल दें, नमक पानी में इजीली घुल जाता है। अगर पानी नमक को घोल लेगा तो सोप को छोड़ देगा, सोप प्रेसिपिटेट बन के तैर के ऊपर आ जाएगा और उसको फिर हम क्या है ऊपर से छान के अलग से निकाल लेते हैं और केक्स में सॉलिड बट्टी के रूप में जमा लेते हैं। तो वो हमारा होता है बच्चों सोप। फिर उसमें कई प्रकार से हम क्या प्यूरिफाई करके और कई प्रकार के हम कलर्ड एजेंट्स या फिर हम क्या है एसेंस, फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल के उसको अलग अलग कलर और स्मेल दे सकते हैं। तो कपड़े धोने वाला सोप या नहाने वाला सोप इससे बनता है, ठीक है। अब बच्चों अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो ये सोप बनता है सॉलिड हार्ड सोप। और अगर यहाँ KOH यूज करते हैं तो ये सोप जो होता है जेल के रूप में बनता है, लिक्विड सोप बनता है। और लिक्विड सोप हमारे शैम्पूज, फेस वॉश, हैंड वॉश, इनमें काम आते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो देखो द सोप ऑब्टेन्ड बाय अबव प्रोसेस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा ग्लिसराइड था, NaOH के साथ में ट्रीट किया हमने, हीट दिया तो हमको
बाय प्रोडक्ट के रूप में ग्लिसरॉल मिल जाएगा और साथ में हमको सोप के 3 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, तो इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम उसमें खूब सारा NaCl डाल देते हैं। NaCl डालने से रिएक्शन मिक्सचर में क्या होता है, सोप प्रेसिपिटेट होकर तैर के ऊपर आ जाता है, हल्का होता है पानी से। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहलाती है सीडिंग। समझ में आ गया? द प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप फ्रॉम सोप सॉल्यूशन बाय एडिंग NaCl इज नोन एज सीडिंग प्रोसेस। और इसके बाद सोप सॉलिड अवस्था में छान के निकाल लेते हैं, सेट कर देते हैं, केक के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। सोप के आपने टब देखे होंगे, बास्केट्स में, टब्स में भी आता है, बड़ी बड़ी बट्टियां भी बना ली जाती हैं, जो ब्राउनिश कलर का सोप आता है ना, वो। तो उसको हम प्यूरिफाई करके फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट सोप भी बना सकते हैं। नहाने वाले जो सोप होते हैं, बेदिंग बार्स होते हैं, उसमें तरह तरह के फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलर्स मिला करके उसमें अच्छी स्मेल डाल दी जाती है। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब मैंने बताया था NaOH और KOH में क्या फर्क है। KOH यूज करेंगे NaOH के स्थान पे तो हमको पोटेशियम सॉल्ट मिलेंगे फैटी एसिड के। सोडियम सॉल्ट हार्ड सोप होते हैं, सॉलिड बनेगा। पोटेशियम के सॉल्ट मिलेंगे तो वो सॉफ्ट होते हैं, वो जेल के फॉर्म में, लिक्विड जेल, शैम्पू, फेस वॉश या शेविंग क्रीम्स, ये बनती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने से। अब अगर ग्लिसरीन हम सोप में मिक्स कर देते हैं बच्चों, ग्लिसरीन, तो हमको ट्रांसपेरेंट माइल्ड सोप मिलते हैं। ये मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, आपने पेयर्स देखा होगा, पेयर्स। तो ये पेयर्स जो सोप होता है, बिल्कुल देखा होगा, ओवल गोल गोल आता है ट्रांसपेरेंट सोप, उसमें नॉर्मली क्या होता है, ग्लिसरीन डाल देते हैं। और ग्लिसरीन बच्चों स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करता है। तो जो रफ और ड्राई सूखी स्किन होती है, उसके लिए इस प्रकार के साबुन तैयार किए जाते हैं। बेबी जो बच्चों की स्किन काफी सॉफ्ट होती है, उसमें नमी ना खोने पाए, इसके लिए क्या है, माइल्ड मॉइस्चराइजर के रूप में उसमें ग्लिसरीन ऐड की जाती है। तो ग्लिसरीन सोप्स जो होते हैं वो ग्लिसरीन भी ऐड किया जाता है सोप में एज एन इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो स्किन को मुलायम और सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड रखता है, वो माइल्ड ट्रांसपेरेंट सोप बनते हैं। पेयर्स इसका एग्जांपल हो गया। ठीक, चलिए अब देखेंगे बच्चों, सोप मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि सफाई कैसे करता है ये। ठीक, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सोप को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, बड़ी सारी इसकी टेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिगजैग जिगजैग, CH3 CH2 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 और लास्ट में C डबल बॉन्ड O O और लास्ट में H के स्थान पे क्या आ गया, Na आ गया। मैंने बताया ना सोडियम सॉल्ट आ गया ये, तो फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट है या पोटेशियम सॉल्ट है। अब ये वाला जो ग्रुप है बच्चों एंड पे C डबल बॉन्ड O ON है, ये O हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया, ये हमारा पॉजिटिव, ये आयनिक पार्ट हो गया। अगर पानी में डालूंगा ना तो सिर्फ ये जो हिस्सा है पानी में घुलता है, ये Na घुल जाएगा, पानी में सेपरेट हो जाएगा, नेगेटिव आयन बच जाएगा। और जो ये वाला एंड है बच्चों, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते। तो बच्चों जो सोप मॉलिक्यूल है उसके दो एंड्स हो गए। एक वो एंड है जहां पे COONA ग्रुप है, इसको हेड एंड बोलते हैं, हेड वाला, ये टेल एंड हो गया। ये वाला पोलर एंड है, आयोनिक एंड है, ये नॉन पोलर या नॉन आयोनिक पार्ट है। समझ में आ गया? और हम पढ़ चुके हैं बच्चों पहले कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर होता है नेचर में, उसमें भी चार्जेस होते हैं, दो अपोजिट चार्ज एंड्स होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव एंड्स। तो होता ही है, ये जो सोप है इसका ये जो पोलर एंड है, आयनिक पार्ट है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। समझ में आ गया? ये क्योंकि पानी में भी चार्जेस होते हैं, इसमें भी चार्जेस होते हैं, चार्ज वाला हिस्सा चार्ज वाले सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दिस पोलर एंड इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, जबकि जो नॉन पोलर एंड है ये पानी में घुलता नहीं है, आयंस बनाता ही नहीं है, नॉन पोलर एंड है, तो ये पानी के द्वारा रिपेल होता है, ये पानी को रिपेल करता है, दूर जाता है, पानी से डर लगता है। ठीक, अब डर को इंग्लिश में बोलते हैं फोबिया, और अट्रैक्ट करना फिलिक। तो ये एंड क्योंकि पानी को अट्रैक्ट करता है आयोनिक होने के कारण, क्योंकि पानी में भी चार्जेस होते हैं, तो ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्टिंग एंड। और ये जो है पानी को रिपेल करता है, पानी से डर लगता है, ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक एंड, फोबिया। समझ में आ गया? हाइड्रोफोबिक एंड समझ में आ गया? तो ये है आयनिक पार्ट, पोलर पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, नॉन आयनिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो देखो ये सोप मॉलिक्यूल हैज ए लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? का एंड ए पोलर एंड, और एक ये पोलर एंड है जहां पे चार्जेस होते हैं, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये पानी डालेंगे तो ये बॉन्ड टूट के डिसोसिएट हो जाता है, आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते नहीं पानी डालने से। ठीक है, तो ये आयनिक ग्रुप हो गया COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, द पोलर और आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। समझ में आ गया? ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर अट्रैक्टिंग एंड है ये, क्योंकि इसमें चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक, वेयर एज द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल, यहाँ सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है O और Na के बीच में, तो ये वाटर रिपेलिंग एंड है, ये पानी से दूर जाने की कोशिश करता है। ये सोप का मॉलिक्यूल हो गया, और इसी डबल नेचर के कारण एक सिरा पानी को अट्रैक्ट करता है, दूसरा पानी को रिपेल करता है, इसी के कारण इसकी क्लींसिंग एक्टिविटी होती है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने हर जगह देखो एंड पे CH3, फिर पे CH2 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 इस प्रकार से दिखा रखा है। तो ये हमारा सोप मॉलिक्यूल का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। आप पूरा ऐसा ना लिखो तो बस ऐसे लाइन डायग्राम बना सकते हो। ठीक है,
तो देखो ये जो टेल रीजन है ये है हाइड्रोफोबिक ग्रुप, नॉन पोलर एंड हो गया ये। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हेड रीजन है, इसको हाइड्रोफिलिक ग्रुप कहा जाता है। ये वाटर अट्रैक्टिंग है, ये वाटर रिपेलिंग है, ये सोप मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं अभी क्लीन कैसे करता है, सफाई कैसे करता है बच्चों। अब सफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सोप को हम कपड़े पे लगाते हैं। ठीक है, मान लो एक कपड़ा है, कपड़े पे एक चिकनाई वाला जिद्दी दाग लगा हुआ है। ठीक है, तो चिकनाई वाला जो दाग होता है उसको हम ऑर्गेनिक स्टेन कहते हैं, ऑर्गेनिक स्टेन। तो चिकनाई वाला दाग लगा हुआ है किस पे, कपड़े के ऊपर। तो सबसे पहले कपड़े पे साबुन लगाने से पहले हम कपड़े को पानी में भिगोते हैं, भीग गया जी। पानी में भिगोने के बाद उसमें सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है जो कपड़े पे लग जाता है स्टेन के आसपास। ठीक है, अब क्या, अब मैंने बताया कि सोप के मॉलिक्यूल के दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब इसको एक पहले मैं डायग्राम से समझा दूं, लौट के वापस आएंगे इस डिस्क्रिप्शन पे। चलिए बकेट में देख लेते हैं। सपोज हमने एक कपड़ा लिया हुआ है, कपड़े पे एक पर्टिकुलर जगह पे क्या है, जैसे हम सोप मॉलिक्यूल डालते हैं ना, सोप मॉलिक्यूल, तो सोप मॉलिक्यूल डालने के बाद में इस प्रकार से घुलता है पानी के अंदर। तो Na+ आयन ये रहे, और देखो इस प्रकार से मैंने सोप का मॉलिक्यूल दिखाया। जो हेड रीजन है, हेड रीजन उसमें क्या है, ये नेगेटिव पार्ट हो गया COO- और पूरा टेल जुड़ी हुई है, और Na+ ये आयन हो गया। तो घुलने के बाद Na+ आयन फ्री हो जाते हैं और ये पूरा हाइड्रोकार्बन टेल बच गई। तो ये जो टेल वाला रीजन है, टेल वाला रीजन, ये नॉन पोलर पार्ट है। ये पानी से दूर जाने की कोशिश करता है, आयनिक पार्ट पानी में सस्पेंड होता है। ठीक, अब समझते हैं, मान लीजिए हमने कोई कपड़ा लिया, कपड़े पे ये ऑयली ग्रीजी डर्ट है। कपड़ा मैंने दिखाया नहीं, कपड़ा दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ये ग्रीजी डर्ट है, चिकनाई वाला काम। अब जहां पे बच्चों चिकनाई होती है वहां पानी नहीं आता। आप अगर हाथ पे खूब सारा तेल लगा लो, चिकनाई लगा लो, और उसके बाद आप पानी में हाथ डालो, तो पानी आपका हाथ को गीला भी नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो चिकनाई वाली जगह पे पानी नहीं पहुंच पाता। तो क्योंकि यहाँ चिकनाई लगी है कपड़े के ऊपर, तो यहाँ पे पानी नहीं है। तो इस जगह पे पानी कपड़े को गीला नहीं कर पाता, बाकी सब जगह कपड़ा गीला हो गया। समझ में आ गया? तो जैसे हम सोप लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये इनका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, नॉन पोलर एंड है, टेल वाला रीजन है, ये उस स्थान की ओर अट्रैक्ट होता है जहां पानी नहीं है। और पानी कहां नहीं है? स्टेन में। समझ में आ गया? स्टेन तक पानी पहुंचता ही नहीं। तो यहाँ ये वो स्थान है, ऑर्गेनिक स्टेन, चिकनाई वाला हिस्सा, जहां पे वाटर नहीं है। और जहां वाटर नहीं है वहां नॉन पोलर एंड चिपक जाते हैं। और बाहर की ओर कपड़ा जहां पे चिकनाई नहीं लगी हुई है, वहां पे क्या होता है, पानी उसको गीला कर देता है। तो पानी की तरफ जो होता है पोलर एंड अट्रैक्ट होता है। तो पोलर एंड दे लाई फ्रीली सस्पेंडेड आउटवर्ड्स, और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है वो चारों तरफ से स्टेन को घेर लेते हैं। और इस प्रकार से जो स्टेन है कपड़े के ऊपर, कपड़े की दो सतह होती है, तो एक सतह पे भी चारों तरफ खूब सारे सोप मॉलिक्यूल स्टेन को घेर लेंगे, और ग्लोबुलर ग्लोबुलर गोलमोल क्लस्टर बन जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। सोप मॉलिक्यूल को चारों तरफ से हजारों की संख्या में सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं इस प्रकार से स्टेन को घेर लेते हैं। सबके जो टेल एंड है वो स्टेन की तरफ, और जो पोलर एंड है वो बाहर वाटर में सस्पेंडेड होते हैं। इस प्रकार से जो क्लस्टर बन गया, गुच्छा बन गया सोप मॉलिक्यूल का, किसके साथ में? स्टेन के साथ में, इसको माइसील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको माइसील, MICELL। तो ये जो सोप माइसील बन गया, इन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया, ट्रैप कर लिया किसको? डर्ट पार्टिकल को, स्टेन को, ऑर्गेनिक ग्रीजी स्टेन को। समझ में आ गया? अब क्या करना है, अब ये स्टेन दो जगह चिपका हुआ है, खूब सारे सोप मॉलिक्यूल हजारों की संख्या में, और कपड़े का सरफेस, फैब्रिक के सरफेस के साथ चिपका हुआ है। तो दो प्रकार की फोर्सेस हो गई, स्टेन और सोप मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्टेन और कपड़े के फैब्रिक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसके हम एजिटेट करते हैं। एजिटेशन मतलब होता है स्क्रबिंग, रगड़ना, मशीन में जोर जोर से हिलाना, वॉशिंग मशीन में। तो अगर हम वॉशिंग मशीन में जाके उसको एजिटेट करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, रगड़ा मारते हैं हाथों से या ब्रश से, तो उस रगड़े मारने के कारण क्या होता है, ये जो स्टेन है इसका साथ छूट जाता है फैब्रिक के साथ में, फैब्रिक का साथ छूट जाएगा, और फैब्रिक से अलग होकर के तैर के ऊपर आ जाता है। क्योंकि अब ये नॉन पोलर एंड है, अभी तक तो कपड़े ने चिपका के रखा हुआ था, कपड़ा डूबा तो पानी में। द मोमेंट ये कपड़े के साथ छोड़ेगा, तो स्टेन जो चिकनाई होती है, पानी से हल्की होती, ये तैर के ऊपर आ जाती है। समझ आएगा? तो ये जो भी Na वाले मॉलिक्यूल्स हैं, Na वाला जो एंड है फ्री, ये पानी में नीचे रहेंगे, और स्टेन तैर के क्या आ जाएगा? ऊपर। तो जो भी डर्ट है, चिकनाई वाली ऑयली ग्रीजी डर्ट है, वो तैर के क्या आ जाएगी? ऊपर। तो हम कपड़े को स्क्रब करेंगे बार बार या एजिटेट करेंगे वॉशिंग मशीन में, तो स्टेन जो होता है फैब्रिक का साथ छोड़ देता है, और उसके बाद ये तैर के ऊपर आ जाएगा। और फिर हम उस कपड़े को क्या है, रिंसिंग कर लेते हैं, 2-3 बार साफ पानी से खंगाल लेते हैं, तो स्टेन क्या होता है, साथ छोड़ देता है कपड़े का, और इस प्रकार से वो साफ हो जाता है। हो सकता है एक बार में पूरा ना निकले, तो सब्सिक्वेंट 2-3 वॉशिंग में वो इजीली निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सोप मॉलिक्यूल की मदद से, सोप की मदद से क्या है, सफाई करते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं इसको तरीके से।
When soap is applied on cloth containing an organic stain, चिकनाई वाला दाग लगा है कपड़े पे, उसमें हमने सोप लगाया, गीला करके लगाएंगे ऑफ कोर्स कपड़े को। हाइड्रोफिलिक या फिर पोलर एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, जो हाइड्रोफिलिक एंड है, पोलर एंड है, आयोनिक पार्ट है COONA वाला, वो तो पानी की ओर बाहर की ओर रहेगा लटका हुआ, ठीक है, इट लाइज सस्पेंडेड इन वाटर। वेयरएज जबकि जो टेल वाला हिस्सा है ना, नॉन पोलर एंड है, द नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड इट सराउंड्स द ऑर्गेनिक स्टेन, और जो टेल वाला रीजन है जिसको पानी से डर लगता है, वो ऑर्गेनिक स्टेन को चारों तरफ घेर लेगा, क्योंकि स्टेन के पास ही पानी की कमी होगी। This forms a cluster of soap molecules around the stain, और इससे क्या होता है, एक झुंड समूह बन जाता है खूब सारे सोप मॉलिक्यूल्स का चिकनाई वाले दाग के ऊपर। ये बिल्कुल वैसे जैसे आप एक छोटी सी रबर की गेंद ले लो, बहुत छोटी सी, और उसके ऊपर चारों तरफ ऑल पिन घोंप दो, सैकड़ों की संख्या में चारों तरफ ऑल पिन घोंप दो, चिपका दो, ठीक है, ऑल पिन चुभो दो उसमें। तो जो रबर की छोटी सी गेंद होती है, खूब ज्यादा उछलती है ना, जो उस गेंद में अगर चारों तरफ क्या ऑल पिन चिपका देंगे, तो ऑल पिन हमारा क्या हो गया, एक सोप मॉलिक्यूल की तरह हो गया। उसका जो पॉइंटेड एंड है वो स्टेन की ओर हो गया, जो कि स्टेन हमारा रबर की गेंद मान लेंगे, ठीक है, और उसका जो ऑल पिन का जो हेड होता है, टिमकी सी होती है, वो हमारा आयनिक पार्ट हो गया, जो कि बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार के गोल मोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो होता है हमारा माइसील, ठीक है। व्हेन द क्लॉथ इज स्क्रब्ड, जब हम जो क्लॉथ है, कपड़ा है, जो स्टेन वाला कपड़ा, उसको हम स्क्रब करेंगे। स्क्रबिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे देखो कॉलर वॉलर हम इजीली हाथों से रगड़ के साफ करते हैं, या फिर हम क्या कर ले, ब्रश लगा दें, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन में गोल गोल घुमा दे, एजिटेट कर दें वॉशिंग मशीन में। द सोप मॉलिक्यूल्स पुल द स्टेन फ्रॉम द क्लॉथ फैब्रिक, तो खींचातानी होती है, और सोप मॉलिक्यूल्स खूब सारे हैं, हजारों की संख्या में चिपके हुए स्टेन से, वो खींचते हैं किसको, कपड़े से। क्या है, तो कपड़े में देखो वॉशिंग मशीन जो होती है, उसमें दोनों तरफ सर्कुलेशन होता है, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार एक तरफ से जो होता है सोप सॉल्यूशन है, वो फोर्सफुली कपड़े के पार जाएगा, फिर दूसरी तरफ से आएगा, तो सोप मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ से क्या होता है, जो सॉल्यूशन है सोप सॉल्यूशन आर पार जाएगा, तो क्या होता है, फोर्सफुली फोर्स जनरेट होती है, खींचतान होती है। तो चाहे किसी भी तरफ कपड़े में स्टेन लगा हो, स्टेन क्या होता है, कपड़े का साथ छोड़ देता है। तो द सोप मॉलिक्यूल्स पुल द स्टेन फ्रॉम द फैब्रिक, क्लॉथ फैब्रिक, एंड माइसील कंटेनिंग ऑयली स्टेन, और वो जो माइसील है जिसने ऑयली स्टेन को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, कैप्चर किया हुआ है, वो सोप मॉलिक्यूल के साथ टॉप पे निकल के आ जाता है, सतह जो फैब्रिक का जो सरफेस है उसका साथ छोड़कर सॉल्यूशन जो हमारा घोल था उसके टॉप पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर रिंसिंग विद क्लीन वाटर 2-3 टाइम्स, तो 2-3 बार खंगाल लें उसको साफ पानी से, तो कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो क्लींजिंग एक्शन है बच्चों सोप का, कैसे सोप जो सफाई करते हैं, तो इसका केमिकल नेचर सोप का जो है वो याद रखना, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। अब चलते हैं क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोप। बच्चों सोप में कुछ कमियां होती है, डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला पॉइंट, सोप जो होते हैं बच्चों, उसको बनाने के लिए हम एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, फैटी एसिड, और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं COH ग्रुप वाले, वो वीक एसिड है। कैसे एसिड है, वीक एसिड है। और बेस हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्ट बनेगा, वो बच्चों बेसिक होता है, जो स्ट्रॉन्ग है उसका नेचर आ जाएगा। तो देखो एसिड तो वीक है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं, तो एसिड तो कमजोर है, वीक है, और बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, NaOH काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण जो सॉल्ट बनेगा, मतलब सोप, वो बेसिक नेचर का होता है। और हमको पता है बेसिस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे कैन बर्न स्किन, पेपर, क्लॉथ, तो तीनों पे नुकसानदायक असर होता है। पेपर तो हम यूज नहीं करेंगे सोप पे, सोप को पेपर पे, बट स्किन को नुकसान पहुंचाता है सोप, और कपड़ों को भी पहुंचाता है। तो मान लो हमारे जो कपड़े हैं, कपड़े का फैब्रिक, खासकर नेचुरल फैब्रिक जो होता है ना हमारे, कॉटन हो गया, वो कमजोर होता है सोप बार बार लगाने से। दूसरा, हमारे हाथों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, लंबे समय तक हाथों के संपर्क में सोप रहेगा तो स्किन कट फट जाती है, नेल्स के आसपास से स्किन बहुत मुलायम हो जाती है, समझ में आ गया। तो स्किन डैमेज होती है, और कपड़े का कलर फेड अप हो जाता है। सफेद कलर के कपड़े आप अगर सोप से धोगे तो क्रीमीनेस आ जाती है उसके अंदर, तो कई नुकसान होते हैं, समझ आएगा। तो पहला, सोप्स आर बेसिक इन नेचर, दे आर हार्मफुल फॉर स्किन एज वेल एज क्लॉथ। क्लॉथ बहुत सारी वॉशेस के बाद में एक स्टेज ऐसे आएगी, कपड़ा फैब्रिक इतना कमजोर हो जाएगा कि चर्र करके वो फट जाता है। तो आपने जो देखे होंगे बनियान वगैरह होती है कई बार, या टी शर्ट्स वगैरह होती है, कई बार बहुत ज्यादा वॉशिंग के बाद में बहुत पतला हो जाता है, उनका फैब्रिक फट जाता है, कमजोर करता है सोप, ठीक है। तो स्किन के लिए भी हानिकारक, कपड़ों के लिए भी, बेसिक नेचर होने के कारण दे वीकन द फैब्रिक, फैब्रिक को कमजोर करते हैं। सेकंड पॉइंट, कलर फेड अप होते हैं, कलर हल्के हो जाएंगे। तो नया नया कपड़ा लाते हैं, चटक ब्राइट कलर होते हैं, 150 बार धुल गया, उसके बाद में कलर ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कितने साल पुराना खरीदा हुआ है, डल कलर हो जाते हैं। सोप्स कॉज फेडिंग ऑफ फैब्रिक कलर्स, फैब्रिक कलर लूज होते हैं, मेकिंग देम लुक डल आफ्टर फ्यू वॉशिंग्स। कुछ बार धोने के उपरांत
कलर कम होने से, कलर हटने से वो बहुत ही फीके नजर आते हैं। द व्हाइट क्लॉथ्स डेवलप क्रीमीनेस आफ्टर सम टाइम, और जो सफेद कलर के कपड़े होते हैं बच्चों, वो क्रीमी होने लगते हैं सोप से धोने के बाद में। सोप का खुद का कलर भी, कपड़े धोने वाले सोप का कलर देखो कैसा ब्राउनिश होता है, मटिया मैला सा होता है, तो वो सफेद कपड़ों को बिल्कुल सफेद बरकरार नहीं रख पाता। और यही कारण है कि पीला, क्रीमीनेस छुपाने के लिए लोग नील देते हैं, उजाला सुप्रीम होता है ना, तो नील दे करके उसको ब्लूइशनेस से ढकने की कोशिश करते हैं, क्रीमीनेस को। ठीक, उसके बाद सोप जो होते हैं बच्चों हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते। हार्ड वाटर क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, जब मैंने वॉशिंग सोडा वाला टॉपिक समझाया था। तो हार्ड वाटर, पानी के सैंपल में यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं तो ये सोप के साथ, क्लींसिंग एक्टिविटी के साथ इंटरफेरेंस करते हैं। समझ में आ गया? क्या इंटरफेरेंस करते हैं समझते हैं। ये बच्चों सोप घोला हुआ है, अगर इसी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होंगे तो पता है ये Na तो घुल गया, Na आयन अलग हो गया भाई, डिसोशिएट हो गया आयंस में, तो सिर्फ ये सोप मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट रह गया। ठीक है, अब इसके साथ कैल्शियम आयन आता है। सोडियम की वैलेंसी 1 है, +1 है, कैल्शियम की तो +2 है, मैग्नीशियम और कैल्शियम की +2 है, तो एक एक कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दो दो सोप मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करता है और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो सोडियम सॉल्ट है ना सोप, सोडियम सॉल्ट तो वाटर सॉल्युबल है तो ये तो क्लीन करता है, लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सॉल्ट बनेगा ना फैटी एसिड के साथ में, भाई एक एक कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, क्योंकि उनकी वैलेंसी दो दो है, तो ये दो दो मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करके जो कंपाउंड बनाएगा वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट होता है, और वो तैर के ऊपर आ जाता है स्कम के रूप में, डर्टी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है जो तैर के ऊपर आ जाता है। और सारे सोप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट करके तैर तैर के ऊपर आ जाएंगे। अब सॉल्यूशन में बचेंगे ही नहीं तो माइसिल कैसे बनेगा, माइसिल नहीं बनेगा तो सफाई कैसे होगी? समझ में आ गया? तो सोप वेस्ट हो जाता है हार्ड वाटर में। क्लियर है? तो ये नुकसान है सोप का। सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, कारण बिकॉज कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर दे रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स, सोप के साथ रिएक्ट करते हैं। सोप, मैंने बताया सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड के, सोडियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होते। समझ में आ गया? तो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं दो दो सोप मॉलिक्यूल को ट्रैप करते हैं एंड दे फॉर्म ए प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा है, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स एंड प्रेसिपिटेट देम इन द फॉर्म ऑफ ए डर्टी व्हाइट स्कम, गंदा मटमैला क्रीमी या व्हाइट कलर का, या क्रीमी, डर्टी व्हाइट मतलब क्रीमी कलर का स्कम, एक प्रेस, तो स्कम मतलब क्या होता है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट ही, नॉर्मल प्रेसिपिटेट भारी होकर नीचे बैठ जाता है, ये तैर के ऊपर आ जाता है, बस समझ में आ गया? तो स्कम एक ऐसा प्रेसिपिटेट जो हल्का तैर के ऊपर आ जाता है, तो सारे सोप मॉलिक्यूल्स को वेस्ट करके ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस वेस्ट द सोप, इससे सोप नष्ट होती है, बर्बाद हो जाएगी। एंड माइसिल्स आर नॉट फाउंड, माइसिल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर चाहिए स्ट्रेन के अगल बगल में, तो वो माइसिल नहीं बनेगा, माइसिल नहीं बनेगा तो सफाई नहीं होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा सोप था वाटर सॉल्युबल, दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने सपोज, ठीक है, आर एल्किल ग्रुप है, COONA, तो आर हमने पूरी टेल दिखाई है, आर, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OO और ये Na प्लस, ठीक है, और इसमें कैल्शियम आयन है, कैल्शियम के स्थान पे मैं मैग्नीशियम भी ले सकता हूँ, ठीक है कि नहीं? क्या, तो ये एक्वस पानी के अंदर मौजूद है आयंस। ठीक, अब होता क्या है, ये तो पानी में घुल जाएगा तो Na प्लस तो अलग हो जाएगा, तो ये दो मॉलिक्यूल्स में दो Na प्लस ये निकल गए, ये तो घुल के अलग हो गया। अब कैल्शियम आयन जो होता है इन दो नेगेटिव आयंस को ट्रैप कर लेगा, तो RCOO माइनस बचेगा और Na प्लस बचेगा। दो है तो दो बार ये आएगा, RCOO माइनस के दो बार आएंगे, तो दो Na निकल गए, तो RCOO दोनों के दोनों एनायंस को इससे ट्रैप कर लिया कैल्शियम ने, और ये जो कंपाउंड है ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये तैर के ऊपर आ जाएगा, तो सारे सोप को वेस्ट कर दिया। जितने ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे उतने ही हार्ड वाटर, उतना ही सोप नष्ट होगी, बर्बाद होगी, सफाई भी नहीं होगी। तो कई बच्चों हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, हैंडपंप से खारा पानी निकलता है तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ठीक है, और ये सोप के साथ सफाई नहीं करते। समझ में आ गया? तो बच्चों किसी भी वाटर सैंपल को हम चेक कर सकते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। अगर हमने पानी का सैंपल ले लिया बच्चों, उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाओ और उस पानी के सैंपल को जोर से शेक करो, हिलाओ जोर से, अगर तो उसमें बढ़िया झाग बन गया तो सॉफ्ट वाटर है, और अगर झाग नहीं बना ना, इसका मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस सोप को वेस्ट करके स्कम बना देते हैं, तो वहां झाग नहीं बनता। ठीक है, कुछ में ऐसा होता है कि कम झाग बनेगा तो कम हार्ड वाटर है, खूब झाग बन रहा है तो सॉफ्ट वाटर है, कम झाग बन रहा है तो थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल झाग नहीं बन रहा बहुत ज्यादा हार्ड वाटर। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से पानी की हार्डनेस को हम चेक कर सकते हैं। सोप हार्ड वाटर के साथ में फोम लेदर नहीं बनाता, ठीक है, तो लेदर मतलब LATHR लेदर, वो चमड़ा वाला स्पेलिंग नहीं है, LEATHER नहीं, LATHR लेदर मतलब झाग, तो झाग नहीं बनाएगा, तो इससे हम क्या अंतर कर सकते हैं हार्ड और सॉफ्ट वाटर में। तो बच्चों अभी हम देखेंगे सेपोनिफिकेशन, डेफिनेशन आ जाती है, तो मैं बता चुका हूं, सोप फॉर्मेशन के तरीके को ही हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। समझ में आ गया? द प्रोसेस बाय विच सोप इज फॉर्म्ड, तो किस प्रकार से सोप बनाई जाती है,
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के द्वारा वही सैपोनिफिकेशन है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जो फैटी एसिड एस्टर्स थे ग्लिसरॉल के, ग्लिसराइड लिए, ग्लिसराइड को एल्कली के साथ NaOH के साथ हाइड्रोलिसिस किया, हीट करके जो चीज मिलेगी सोप मिलता है, और यही प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन है। द प्रोसेस ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, फैटी एसिड्स ऑफ एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के जो एस्टर्स है जिनको हम ग्लिसराइड कहते हैं, इन ग्लिसराइड्स का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाए, यही प्रक्रिया सैपोनिफिकेशन कहलाती है। समझ में आ गया। तो सोप मैन्युफैक्चर के तरीका शॉर्ट। चलिए अब माइसील कैसे बनती है, अलग से छोटा क्वेश्चन आ सकता है, मैं वैसे सोप में समझा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं, हाउ डू वी गेट दिस माइसील। ठीक है, तो माइसील बनाने के लिए हमको सोप चाहिए। सोप का मैंने बताया था नेचर कैसा होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड है, वाटर अट्रैक्टिंग एंड, पोलर एंड COO Na, COO माइनस और Na प्लस, और एक है वाटर रिपेलिंग एंड, ऑर्गेनिक पार्ट नॉन पोलर एंड, जो कि हमारे टेल रीजन हो गया। ठीक है, तो कहीं पे भी हमको ग्रीस ऑयली स्टेन मिलता है, ऑयल का डर्ट का मॉलिक्यूल मिल गया, तो सोप मॉलिक्यूल्स पानी में डालते क्या होता है, ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है उसका जो हाइड्रोकार्बन एंड है, जो उसका जो नॉन पोलर एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है, वो तो स्टेन को घेर लेता है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं होगा, ऑयल के पास पानी नहीं होगा, और चारों तरफ जो पोलर एंड है, आयनिक पार्ट है, इट रिमेन्स फ्रीली सस्पेंडेड इन वाटर। इस प्रकार से एक ग्लोबुलर क्लस्टर बन गया, सोप मॉलिक्यूल्स ने ट्रैप कर लिया डर्ट को, ऑर्गेनिक डर्ट को, ग्रीजी चिकनाई वाले डर्ट को। ठीक है, और ये जो ग्लोबुलर क्लस्टर है इसी को हम बोलते हैं माइसील। समझ में आ गया। तो देखो, माइसील इज ए ग्लोबुलर क्लस्टर, ग्लोबुलर का गोलमोल स्ट्रक्चर of a large number of soap molecules with an oily या greasy या organic stain। ठीक है, तो बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स ऑयली ग्रीजी स्टेन को कवर कर लेते हैं, चिपक जाते हैं उसके चारों ओर। इस प्रकार का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है सोप का डर्ट के साथ में, ये होता है माइसील। द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन एंड, नॉन पोलर मतलब ये टेल वाला एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक, ये वाटर रिपेलिंग एंड है नेचर में, तो इट सराउंड द स्टेन, तो ये स्टेन की तरफ होता है क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। द पोलर एंड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, पोलर एंड जो होता है आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये पानी की तरफ बाहर की ओर आएगा। ठीक है, क्या, इट लाइज सस्पेंडेड आउटवर्ड्स टुवर्ड्स वाटर, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्फेरिकल क्लस्टर, तो गोलमोल स्फेरिकल एक क्लस्टर समूह बन गया सोप मॉलिक्यूल और स्टेन का। समझ आएगा, ये स्ट्रक्चर जो होता है सोप मॉलिक्यूल्स का, स्टेन का, इसी को बोलते हैं माइसील। द स्टेन सराउंडेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स, एंड माइसील फॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्लीनिंग के लिए। तो जो हार्ड वाटर रहता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप मॉलिक्यूल्स को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, हटा देते हैं, सोप मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होते, तैर के ऊपर आ जाते हैं स्कम के फॉर्म में, तो माइसील फॉर्मेशन नहीं होता। माइसील फॉर्मेशन नहीं होता तो सफाई नहीं होती, और यही कारण है कि हार्ड वाटर सफाई के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। और इसी हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें क्या है, थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 होता है, पानी में घुल जाएगा, Na2CO3 Na प्लस आयन बनाएगा, कार्बोनेट आयन बनाएगा, कार्बोनेट आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बना देते हैं। ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे भारी होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट ये नीचे बैठ जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हट गए पानी के सैंपल में से, पानी हो गया सॉफ्ट, सॉफ्ट हो गया तो अब ये सोप घुलेगा, घुलेगा तो माइसील बनेगा, माइसील बनेगा तो क्लीनिंग होगी। ठीक है, ये था बच्चों माइसील फॉर्मेशन। इसके अगला टॉपिक हम एक अगले वीडियो में देखेंगे, डिटर्जेंट क्या होते हैं और सोप्स की जो कमियां होती हैं। जैसे कि हमने बताया सफेद कपड़ों में क्रीमीनेस आ जाती है, हार्ड वाटर के साथ साफ नहीं, सफाई नहीं हो पाती है। ठीक है कि नहीं, क्या तो ये, और स्किन के लिए नुकसानदायक है, कपड़ों के लिए नुकसानदायक है बेसिक होने के कारण, तो ये सब कमियों को दूर करने के लिए डिटर्जेंट का इजाद किया गया। सो हम अगले वीडियो में देखेंगे डिटर्जेंट के बारे में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझ के सोप वाला टॉपिक पूरा नोट कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।